दोस्तों स्वागत है आप सबका इनकम टैक्स के एक और नए वीडियो में। इनकम फ्रॉम सैलरीज का जो बिफोर रिटायरमेंट वाला पार्ट था वो हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना रिटायरमेंट मतलब इनकम फ्रॉम सैलरीज के अंडर में रिटायरमेंट वाला पार्ट जो है वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्टिंग हम लोग कर रहे हैं प्रोविडेंट फंड के पार्ट 3 से। अब ये पार्ट 3 इसलिए क्योंकि पार्ट 2 में हम लोगों ने इसकी टैक्सेबिलिटी डिस्कस करी थी। ठीक है, प्रोविडेंट फंड का जो पार्ट 2 था उसमें हम लोगों ने टैक्सेबिलिटी देखी थी और वो टैक्सेबिलिटी थी बिफोर रिटायरमेंट की। यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि टैक्सेबिलिटी जो उसकी होती है प्रोविडेंट फंड की वो रिटायरमेंट के बाद किस तरीके से होती है। और पार्ट 1 की अगर बात करें तो वहाँ पर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड और ये प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी इनका डिस्कशन किया था। तो पिछले अभी तक जितने भी वीडियोस थे उन सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप जाकर के पिछले वीडियोस भी देख सकते हैं वहाँ पर डिस्क्रिप्शन से। अब देखिए यहाँ पर बिफोर रिटायरमेंट वाला जितना भी पार्ट है वो हम लोग कवर कर चुके हैं। जैसे हम लोगों ने अलाउंसेस डिस्कस किए थे, परक्यूजिट, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी और प्रोविडेंट फंड। ये जो प्रोविडेंट फंड का है टाइप्स और इसकी जो टैक्सेबिलिटी बिफोर रिटायरमेंट ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर ली थी। अभी यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं आफ्टर रिटायरमेंट के अंडर में प्रोविडेंट फंड के बारे में। ठीक है, इसके बाद फिर बाकी के जितने बचे टॉपिक होंगे जैसे ग्रेच्युटी, पेंशन, अर्न लीव और कंपनसेशन, इसकी बात हम लोग आगे आने वाले वीडियोज़ में करेंगे। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सीक्वेंस में यहाँ पर एक एक करके आपको सारे वीडियोज़ हर एक टॉपिक के मिलने हैं। तो चलिए फिर अब स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि टैक्सेबिलिटी ऑफ प्रोविडेंट फंड आफ्टर रिटायरमेंट क्या होती है। जैसे अगर मैं बिफोर रिटायरमेंट का आपको एक थोड़ा रिकॉल करवाऊँ तो बिफोर रिटायरमेंट की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर मैंने आपसे ये कहा था कि जो एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, एम्प्लॉय या फिर एम्प्लॉयर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है उस कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए वहाँ पर हम लोगों को टैक्सेबिलिटी देखनी पड़ती है कि मतलब उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो टैक्सेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि ये मान लीजिए आपका फंड है, ठीक है। अब एम्प्लॉय जो है वो यहाँ पर एम्प्लॉय अपना कंट्रीब्यूशन देगा इसमें हर महीने मंथली सैलरी से निकाल करके, और जितना कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय दे रहा है उतना ही कंट्रीब्यूशन कौन देता है, एम्प्लॉयर भी देता है। तो अब वहाँ पर हम लोगों ने मान लीजिए कि एग्जांपल लिया था कि एम्प्लॉय की सैलरी थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि 10,000 रुपये, इस 10,000 रुपये में से 2,000 रुपये हर महीने उसके कट करके इस प्रोविडेंट फंड में ऐड हो जाते हैं। तो एम्प्लॉय अपनी तरफ से कितना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं, 2,000 रुपये का। एम्प्लॉयर कितना देगा, सेम वही अमाउंट, तो एम्प्लॉयर भी कितना देगा, 2,000 रुपये यहाँ पर हर महीने कॉन्ट्रीब्यूट करता रहेगा। और इसी तरीके से एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर अपना कंट्रीब्यूशन लगातार देते रहेंगे। और जिस दिन एम्प्लॉय जो है वो रिटायर होगा वहाँ से, तो उस रिटायरमेंट के बाद जैसे ही रिटायर होता है उसी दिन उसको अपने प्रोविडेंट फंड का पूरा पैसा जो एक्यूमुलेट हुआ मतलब उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो, साथ में जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन था ये, और इन दोनों पर जो इंटरेस्ट मिला है ये पूरा का पूरा उसको लमसम अमाउंट एक साथ में वहाँ पर रिटायरमेंट में मिल जाता है। तो जब हम बिफोर रिटायरमेंट की बात करते हैं तो बिफोर रिटायरमेंट हम लोग टैक्सेबिलिटी देखते हैं ये 2,000 रुपये की, कि मतलब ये जो 2,000 रुपये एम्प्लॉय ने अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट किए क्या ये टैक्सेबल होंगे तो नहीं होंगे, ठीक है, क्या ये जो 2,000 रुपये एम्प्लॉयर दे रहा है ये टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा। तो ये इसकी बात हम लोग किस में करते हैं, बिफोर रिटायरमेंट में करते हैं। आफ्टर रिटायरमेंट जब हम आते हैं तो हम यहाँ पर बात करते हैं जो लमसम अमाउंट उसको मिला है, ठीक है, वो जो लमसम अमाउंट उसको रिटायरमेंट में मिला है क्या वो टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा, तो उसकी बात हम लोग इस टॉपिक में करने वाले हैं। तो 3 प्रोविडेंट फंड हम लोगों के इसमें रेलेवेंट है इनकम फ्रॉम सैलरीज के अंडर में। एक तो देखिए स्टैट्यूटरी था, एक रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड था और एक अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड था। ये 3 हम लोगों के लिए यहाँ पर इनकम फ्रॉम सैलरीज के अंडर में रेलेवेंट है। ठीक, अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड की। तो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में अगर आप देखें तो यहाँ पर बोले लमसम रिसीव्ड आफ्टर रिटायरमेंट, ठीक है, सब में मैंने यही लिखा हुआ है लमसम जो रिसीव कर रहे हैं आफ्टर रिटायरमेंट, तो उसमें कौन कौन सा अमाउंट टैक्सेबल होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन, जो एम्प्लॉय अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा था 2,000 रुपये का हर महीने, उसका जो लमसम अमाउंट उसको मिल रहा है रिटायरमेंट पे, क्या वो टैक्सेबल होगा, तो नहीं। अगर वो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड का पार्ट है तो वो पूरा का पूरा जो उसका एम्प्लॉय का अपना कॉन्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पर एग्जेम्प्ट हो जाएगा, नॉट इंक्लूडेड अंडर सेल इनकम, ठीक है, अंडर सैलरी बोलिए अंडर इनकम बोलिए। तो एम्प्लॉय का जो खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उस पर उसको कोई भी टैक्स नहीं देना है। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन क्या ऐड होगा, नहीं ऐड होगा, पूरा का पूरा यहाँ पर एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इंटरेस्ट पूरा का पूरा यहाँ पर एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में उसको पैसा मिल रहा है, ठीक है, मान लीजिए कि 10 लाख रुपए उसको मिले, यहाँ पे 10 लाख रुपए उसको स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड से पूरा का पूरा पार्ट मिला। इस 10 लाख रुपए में 4 लाख रुपए मान लीजिए कि एम्प्लॉय के अपने कॉन्ट्रीब्यूशन थे, 4 लाख रुपए मान लीजिए कि एम्प्लॉयर की तरफ से वहाँ पर दिए गए थे, और 2 लाख रुपए मान लीजिए कि यहाँ पर इंटरेस्ट था, ठीक है, 2 लाख रुपए यहाँ पर इंटरेस्ट ले लेते हैं चलिए। तो 4 लाख रुपए जो एम्प्लॉय का अपना कंट्रीब्यूशन इसको मिल रहा है ये पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट, कोई टैक्स इसको नहीं देना। 4 लाख रुपए जो एम्प्लॉयर की तरफ से कंट्रीब्यूशन मिला था पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट, कोई टैक्स नहीं देना। 2 लाख रुपए का जो इंटरेस्ट मिला इसको वो भी पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट, कोई टैक्स उसको वहाँ पर उसमें नहीं देना है। बात करें अगर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की,
तो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में देखिए क्या है, सेम यही चीज़ जो स्टैट्यूटरी में हुई थी सेम यही चीज़ रिकॉग्नाइज में भी है। तो यहाँ पर एम्प्लॉय का जो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन है पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट, एम्प्लॉयर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट, इंटरेस्ट जो है वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट, ठीक है। लेकिन कंडीशन यहाँ पर चेंज हो जाती है जब आप अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में आते हैं। तो इसीलिए देखिए मैंने आपसे कहा था कि जब आप बिफोर रिटायरमेंट के क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आरपीएफ, क्योंकि यहाँ पर ये 12% और 9.5% इंटरेस्ट वाली कंडीशन लगती है। इसीलिए आपको आरपीएफ का जो टॉपिक देंगे वो हमेशा बिफोर रिटायरमेंट के क्वेश्चन में देंगे। जब आप उसके रिटायरमेंट के बाद के क्वेश्चन कर रहे होंगे तो वहाँ पर आपको अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसमें देखिए क्या कंडीशन है, इसमें जो लमसम अमाउंट रिसीव कर रहा है रिटायरमेंट पे उसमें एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट देयर ऑन, मतलब जो एम्प्लॉय का अपना कॉन्ट्रीब्यूशन था और उस एम्प्लॉय के कॉन्ट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट उसको मिला था वो किस तरीके से टैक्सेबल होंगे। तो देखिए जो एम्प्लॉय का खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन था, जो एम्प्लॉय का अपना कॉन्ट्रीब्यूशन था ये तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, लेकिन जो इंटरेस्ट मिला है इसको ये टैक्सेबल होगा। लेकिन ये सैलरीज में टैक्सेबल ना होकर के किस में टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। जैसे कि अभी हम लोगों ने एग्जांपल लिया कि 10 लाख रुपए का उसको अमाउंट मिला था, इस 10 लाख रुपए में 4 लाख रुपए एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन में थे, ठीक है। ये एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होगा, 4 लाख रुपए एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन के थे, ठीक है। इस अब ये बचा 2 लाख रुपए, 4 और 4 8 लाख रुपए हो गए, 2 लाख रुपए बचा। तो ये 2 लाख रुपए में 1 लाख रुपए मान लीजिए कि एम्प्लॉय का अपना कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट था, ये इंटरेस्ट है, एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है उस पर इंटरेस्ट, और 1 ही लाख रुपए जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हो रहा था उस पर इंटरेस्ट मिला है। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है मतलब ये 4 लाख रुपए ये पूरे के पूरे एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। जो इस कंट्रीब्यूशन इस 4 लाख रुपए पे जो इंटरेस्ट मिला 1 लाख रुपए का ये टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन ये टैक्सेबल कहाँ पर होगा, सैलरी के अंदर टैक्सेबल नहीं होगा, ये होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर में टैक्सेबल। इसके बाद बात करें अगर एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन और उस पर इंटरेस्ट जो हो रहा है वो उसकी, तो यहाँ पर पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। और टैक्सेबल कहाँ हो जाएगा, सैलरीज के अंडर ही। मतलब ये 4 लाख रुपए जो एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन से मिले वो, और इस एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे जो 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट मिला ये, मतलब ये पूरा का पूरा 5 लाख रुपए जो है ये सैलरीज में ही टैक्सेबल होगा। मतलब इस पे उसको टैक्स यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। तो जब भी आप अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का केस कर रहे होंगे, क्वेश्चन कर रहे होंगे, तो वहां पर आपको एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन लेना पड़ेगा सैलरी में ऐड करने के लिए। अगर मान लीजिए एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन उस पर इंटरेस्ट दिया तो एम्प्लॉय को कंट्रीब्यूशन को मारिए गोली, वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट है, उस पर जो इंटरेस्ट मिला है वो अदर सोर्सेज में जाकर के यहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि आफ्टर रिटायरमेंट किस तरीके से प्रोविडेंट फंड में टैक्सेबिलिटी निकाली जाती है। अब इसके बाद एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, एन एम्प्लॉय रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ₹4 लाख इंक्लूडिंग इंटरेस्ट of ₹1 lakh from unrecognized provident fund. The employer's contribution and interest thereon is half of the amount received. Compute the taxable amount. अब यहाँ पे आपसे बोलें कि टैक्सेबल अमाउंट आपको निकालना है। 4 लाख रुपए एम्प्लॉय को मिले जिसमें से 1 लाख रुपए जो इंटरेस्ट के हैं। अब ये किससे मिला है, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से मिला है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए क्या है, 4 लाख रुपए उसको मिले, इस 4 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए क्या है, इंटरेस्ट है, और 3 लाख रुपए क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन है उनका, जो उन लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिया था। अब एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है जो इंटरेस्ट है वो दोनों के दोनों हाफ है। मतलब इस 1 लाख रुपए में से जो एम्प्लॉय है इसका इंटरेस्ट 50,000 रुपये है, और जो एम्प्लॉयर है इसका भी इंटरेस्ट कितना है, 50,000 रुपये यहाँ पे। उसी तरीके से जो कंट्रीब्यूशन इनका वो भी आधा आधा है। मतलब जो एम्प्लॉय का अपना कंट्रीब्यूशन उसको मिला है वो कितना हो जाएगा, 1.5 लाख, और जो एम्प्लॉयर का अपना कंट्रीब्यूशन है वो कितना है, 1.5 लाख रुपीज़। तो अब हमको जब टैक्सेबिलिटी यहाँ पर निकालनी होती है तो टैक्सेबिलिटी में मैंने आपसे कहा था कि अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में जो एम्प्लॉय का अपना कंट्रीब्यूशन है ये अपना, ये नहीं, ये तो इंटरेस्ट हो गया। ये देखिए यहाँ पे जो एम्प्लॉय का अपना कंट्रीब्यूशन है ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा यहाँ पे टैक्स से, ठीक है, इस पर कोई टैक्स नहीं देना है। उसके बाद एम्प्लॉय के जो अपने कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट मिला है ये क्या होगा, ये टैक्सेबल होगा, लेकिन ये किस में जाएगा, अदर सोर्सेज में ये टैक्सेबल होगा। उसके बाद एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट मिला है ये दोनों भी क्या होंगे, ये पूरे के पूरे टैक्सेबल होंगे। और ये किस में टैक्सेबल होंगे, सैलरी के अंडर में। तो यहाँ पर कितना टोटल टैक्सेबल अमाउंट निकला, देखिए एक ये 1.5 लाख रुपए एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन प्लस एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट मिला है 50,000 रुपये, ठीक है। तो ये 50,000 रुपये यहाँ पर, तो 2 लाख रुपये तो ये टैक्सेबल हो गए, जो कि किस में जाएंगे, सैलरी में ऐड होंगे। ये सैलरी में टैक्सेबल हो रहे हैं।
इसके बाद एम्प्लॉय के जो कॉन्ट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट मिला था वो भी तो टैक्सेबल हो रहा है अदर सोर्सेज में जा करके। तो यहाँ पर 2 लाख रुपीज़ ये और प्लस 50,000 रुपीज़ एम्प्लॉय के जो इंटरेस्ट एम्प्लॉय के कॉन्ट्रीब्यूशन में मिला था जो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो रहा था वो भी यहाँ पर आप अगर ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2.5 लाख रुपीज़ टोटल टैक्सेबल अमाउंट आपका यहाँ पर निकल करके आएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि टैक्सेबल सैलरी कितनी निकली थी तो आप बोलेंगे यहाँ पर 2 लाख रुपए, लेकिन टोटल टैक्सेबल अमाउंट आपका कितना निकला है 2.5 लाख रुपीज़। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है। प्रोविडेंट फंड का हम लोगों ने आफ्टर रिटायरमेंट भी देख लिया। अब अगर आपका कोई भी डाउट होता है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।